ये सम्राट अशोक ने जो दीक्षा लिया था वो अश्विन माह की 10वीं को लिया था। सम्राट अशोक के कामों को बाबा साहब इस देश में आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ने एक ही काम किया। और बगल में ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी स्तूप मिले। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा, एच बुद्धा अतीतचा एच बुद्धा अनागता पंचपन्ना चाहिए बुद्धा अहंग बंदामी सभ्यता। मैं हूँ इस समय जनपद प्रयागराज में जहाँ पे मेरे को आने का मौका मिला। ओम प्रकाश मौर्य जी जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, उनके जरिए मैं यहाँ आया। उन्होंने मुझे डॉक्टर GS साक्य जी का नंबर दिया, बताया यहाँ देख के आइए, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार बहुत ही शानदार बनाया हुआ। तो सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार का संचालन करते हैं डॉक्टर GS साक्य जी। हम डॉक्टर GS साक्य से बात करेंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन संघ ये बुद्ध विहार है, इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, क्या यहाँ की विशेषताएँ। यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष बाहर से आए हैं, कुछ मूर्तियाँ भी बाहर से आई हैं, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सम्राट हर्षवर्धन जो बुद्ध विहार है, इसका कब से संचालन हो रहा है और कब से यहाँ पे ये चल रहा है और कौन कौन लोग यहाँ पढ़ते हैं, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ की? सभी को नमो बुद्धाय। ये सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार हम लोगों ने 2006 में इस्टेब्लिश किया। हमारी संस्था है बौद्ध कम्युनिटी इंटरनेशनल के नाम से, और उसी के तहत ये ज़मीन हम लोगों को ADA, अभी तो PDA हो गया है, प्रयागराज हो गया है। पहले इलाहाबाद विकास प्राधिकरण था, अभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो गया। तो उसकी तरफ से ये ज़मीन हम लोगों को बुद्ध विहार हेतु मिले। तो तब से हम लोगों ने बुद्ध विहार को इस्टेब्लिश किया और शुरू से ही ये कंसेप्ट था कि बच्चों को पाली से पढ़ाया जाए। तो पाली से पढ़ाने के लिए हम लोगों ने श्रामणेर को रखना शुरू किया। जो बुद्धिस्ट परिवार के लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पर श्रामणेर के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में रहकर पढ़ाई करते हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि इन बच्चों को पाली से शिक्षा दिलाकर PhD कराया जाए, माने यहाँ से पाली के विशेषज्ञ होकर निकलें। तो अभी 3 बच्चे हमारे कक्षा 6 से एडमिशन लेकर उनको शुरू कराया। अभी 3 बच्चे हमारे MA में पहुँच गए, जिसमें एक बनते नितेश वर्धन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पाली से JRF किया और फिर इसके बाद अभी 2 और पाली से MA अपना फाइनल कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि पाली की जो बात कर रहे हैं, पाली बहुत प्राचीन प्राकृतिक भाषा है। सम्राट अशोक के टाइम सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो पाली भाषा में ही मिलते हैं। तो आप लोगों का जो जोर है पाली भाषा पे ही इतना जोर क्यों है? क्या वजह है कि आप पाली भाषा में ही लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हाँ, दरअसल अगर बुद्ध वचन को, भगवान बुद्ध की बातों को ठीक से समझना है तो पाली का आना जरूरी है, क्योंकि पाली उस समय की जन भाषा थी। अभी तो नहीं रह गई है, इसलिए बहुत सारे शब्द हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पाता है। तो अगर पाली को हम ठीक से समझ लेंगे या पाली भाषा को ठीक से जानकार यहाँ पैदा हो जाएंगे तो उसका संरक्षण भी हो जाएगा, बुद्ध वचन का भी संरक्षण हो जाएगा, सही से ही उसका अर्थ लोग समझने लगेंगे। तो ये पाली भाषा के बारे में बताया सर ने। हम और चीज़ें देखेंगे बुद्ध विहार में, और भी क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में पूछेंगे सर से। हर चीज़ का यहाँ पे मैंने जब आए तो सर ने दिखाया कि हर चीज़ का एक मीनिंग है, तो उसी मीनिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के पास। आइए सर, ये सम्राट अशोक महान और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों को आपने एक जगह रखा हुआ है और बीच में अशोक स्तंभ जो कि सम्राट अशोक की लाट है। क्या इसका क्या मीनिंग निकलता है दोनों का साथ रखने का, क्या आप बताइए सर? इसका बहुत मीनिंग है, बहुत मीनिंगफुल बात है। दरअसल अगर हम सम्राट अशोक के बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने की तिथि को गौर करेंगे, अश्विन माह की 10वीं, देखिए वो नीचे ऊपर आइए, इस पे फोकस करना हो, यहाँ से ऊपर इस पे फोकस करना। हाँ बोलिए आप। ऊपर शिलालेख में देखिए, ये यहाँ जो पत्थर लगा हुआ है इसमें दिया हुआ है, धम्म दीक्षा कलिंग युद्ध के बाद अश्विन माह की 10वीं को परम पूज्य भदंत मोगली पुत्र तीस से धम्म दीक्षा 261 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ग्रहण किया था। ये सम्राट अशोक ने जो दीक्षा लिया था वो अश्विन माह की 10वीं को लिया था। और इधर आप आकर देखें, बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा लिया था नागपुर में, और वो भी अश्विन माह की 10वीं है, माने 14 अक्टूबर 1956 को अश्विन माह की 10वीं है। यानी अश्विन माह की 10वीं को ही वो हाईलाइट करना चाहते थे, इसीलिए 14 अक्टूबर को लिया, क्योंकि 1956 में
अश्विन माह की दशमी 14 अक्टूबर को पड़ रही थी। यानी सम्राट अशोक के कामों को बाबा साहब इस देश में आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये दिन चुना। और बीच में जो सम्राट अशोक की लाट है ये धम्म का प्रतीक है, और ये सम्राट अशोक ने भी धम्म वो किया, एक स्तंभ बनाया, और बाबा साहब ने भी हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी इसी धम्म को लिया। माने सम्राट अशोक का जो लाट है 4 सिंह शीर्ष का, उसी को उन्होंने सम्मान दिया। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ने एक ही काम किया। और बगल में ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। माने हम लोग दिखाना चाह रहे थे कि भगवान बुद्ध के काम को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया अपने कालखंड में, और बाबा साहब ने अपने कालखंड में। दोनों ने अलग काम नहीं किया, दोनों ने एक ही काम किया। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो सम्राट अशोक ने जो अपनी प्रजा के लिए जो शासन की जो नीति बनाई थी, उसे नियम कानून को बाबा साहब ने संवैधानिक रूप दे के भारत में संविधान निर्माण किया। एकदम यही बात है, यही बात है। बिल्कुल, इसीलिए आपने वो 10वीं का जो जिक्र किया, वो 10वीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तथागत गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है, इसका क्या, कल आप बताए थे कि इसका जो कलर है हाँ, वो प्योर गोल्ड है। ये इस बुद्ध विहार की सबसे पहली प्रतिमा है, और ये म्यांमार के भंते जी हैं, जो हमारे यहाँ के पूज्य मतलब संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, भदंत वर्णध्वजा जी। तो ये उनके द्वारा ये पेंट हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था। ये 100% प्योर गोल्ड एक्रेलिक एमल्शन है। ये 2009 से इस प्रतिमा पर है पेंट, और जैसा का तैसा ही है। जी, तो मतलब जैसा का तैसा ही रहेगा। ये तथागत बुद्ध की जो 4 आकृतियाँ 4 सामने अलग अलग बैठे हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है? ये बहुत ही मैंने आकर्षक का केंद्र है। मैं कल आया तो कल से मैं देख रहा हूँ, क्या इसकी विशेषताएं हैं? बुद्धिज़्म में एक परंपरा है चैत्य और स्तूप बनाने की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी स्तूप मिले। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा, एच बुद्धा अतीत चा एच बुद्धा अनागता पंचपन्ना चाहिए बुद्धा अहंग बंदामी सभ्यता। यानी मुझसे पहले जो बुद्ध हुए हैं उनको भी नमन, मेरे समय जो बुद्ध हैं उनको भी नमन, मेरे बाद जो बुद्ध होंगे उनको भी नमन। ये कोई उत्तराधिकारी वाली बात नहीं है। बुद्ध ने कहा कि कोई भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, इसी तरह से कोई भी बुद्ध बन सकता है। ये एक अवस्था है। 10 पारमिताएं जो भी पूरा करेगा वो बनेगा। तो 10 पारमिता जो पूरा करता है वो बुद्ध कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रतीक के रूप में 4 मुद्राएं हैं भगवान बुद्ध की। पहली मुद्रा है अभय मुद्रा, यानी अगर किसी भी विषय के बारे में आप ठीक से जान जाते हो तो आपको अभय प्रदान हो जाता है, आप भय रहित हो जाते हो। तो लाइफ में भी हमें सांप से बहुत डर लगता है। हम मतलब डर को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो सांप को रख लेते हैं तो पता लग जाता है कि भय की बात है। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध का वो संरक्षण कर रहा है। माने अगर आप बुद्धिज़्म को ठीक से जान जाओगे तो आपका लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगा। अच्छा, सांप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ये सब सांप है, इसी तरह से श्री कृष्ण को भी दिखाया गया है कि वो सांप के ऊपर हैं, कि उनको वो क्या चीज़ है, बताएंगे ज़रा उसके बारे में? नहीं, दरअसल जिस परंपरा की जो बातें हैं वो बताएं। कितना सच है कितना नहीं सच है इस पे हमारा कोई वो नहीं है। जिनकी कहानी है अगर बेहतर हो उनसे आप पूछें। हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जो यथार्थ है, जो सच है, वो सामने है। कि अगर व्यक्ति को भय लगता है तो जानकारी इकट्ठा करो। अगर आप सच जान जाते हो तो आप भय से मुक्त हो जाओगे। आइए और अलग अलग प्रतिमा के बारे देखते हैं। इन पर ज़रा फोकस करना है, इन पे, ठीक है? आप बताते चलिए, घूमते चलेंगे हम लोग। आप ये देखिए, ये दान मुद्रा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम जब से पैदा होते हैं सिर्फ लेते हैं, देना भी आना चाहिए। देंगे तभी ये सर्किल पूरा होगा। तो देने की कला भी हमें आनी चाहिए। और दिखाते हैं ये तीसरी मुद्रा, ध्यान मुद्रा। बुद्ध कहते हैं कि हम जब से पैदा होते हैं तब से हम बहिर्मुखी होते हैं,
हमारी पूरी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्जन होती है। बाहर क्या है, हम अंदर क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम इसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो ध्यान मुद्रा ये बताती है कि अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या हो। आपका इस पृथ्वी नामक ग्रह पर आना बस केवल पैदा होना, खाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, इतना ही है या कुछ और है? और ये आखिरी, और ये चौथी मुद्रा, इसमें दिखाया है जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो लोगों ने पूछा कि इसका साक्षी कौन? तो बुद्ध ने भूमि की तरफ हाथ लगाया और कहा ये पृथ्वी ही इस बात का साक्षी है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि वो बाहर में दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए भूमि को उन्होंने, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा हो गई। ये स्पर्श मुद्रा भूमि हो गई। आपने चारों बुद्ध की मतलब चार और ये दिशाओं जो बताई। स्तूप है, हाँ। इस स्तूप में, इसके अंदर हर जगह, अभी यहाँ भी हम लोगों ने बनाया, इस बुद्ध विहार के निर्माण से संबंधित जितनी भी जानकारी है, कब बना, कैसे बना, कौन लोग थे, वो सारी बातें एक शिलालेख में, धम्म लिपि में, सम्राट अशोक की लिपि में, क्योंकि उस लिपि को मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरे हाथ से ही मैंने फिर उसमें इनग्रेव करके और पत्थर को इसके अंदर डाला गया है। एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है और एक दीघ निकाय सुत्त पिटक का एक अंश वो भी है यहाँ पर। मैंने कोशिश किया है कि जब कभी, क्योंकि उत्थान के बाद पतन होता है, जब कभी पतन हो तो कहानी तो पता लगे कि क्या था। मतलब आपने सम्राट अशोक की जो परंपरा रही उस जमाने में, उसको आगे बढ़ाते हुए आपने उसमें शिलालेख के रूप में अभिषेक की जब जो कुछ होगा तो इसमें निकल के आया सब। बिल्कुल। और भी जगह है, हम दिखाएंगे आपको। आते रहो आते रहो। एक ये यहाँ पे मेडिटेशन कक्ष है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ पे जो बहुत विशाल हॉल है, हॉल के साथ साथ बोधि वृक्ष भी है, बोधि वृक्ष भी लगा हुआ है। ये सर बोधि वृक्ष जो लगा हुआ है वो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। हाँ, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही नायाब चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ये जो बोधि वृक्ष है, जो आज बोध गया में बोधि वृक्ष है, ये उसी की कपलिंग है, उसी का वृक्ष है, उसी का वंश वृक्ष है। टहनियों से ला के यहाँ बिल्कुल 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 लगाया गया। लगभग कितना? ये 2009 में ये भी आया। अच्छा, 2009 में। जी। अच्छा। तो ये तो लगभग मैं मानता हूँ कि उनका एक तरह से हो गया, जहाँ जिसको बौद्ध वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध ने अपना ज्ञान अर्जित किया था, वही उसी की टहनियाँ हो गई। लोग पूजा पाठ कराते हैं। अभी किसी के परिवार में अगर किसी की डेथ हो गई तो वो भी आते हैं यहाँ पर, तो उनको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आए हैं तो जाना पड़ेगा। तो लोग चित्त की शांति के लिए यहाँ पर करनी में सुत्त का संगायन करते हैं। ये आप देख सकते हैं हॉल है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना मेडिटेशन करते हैं और भी कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो वो कार्यक्रम वगैरह भी करते हैं। यहाँ पे सर मतलब जन्मदिन वगैरह ही मनाया था, बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध विहार में अपने बौद्ध परंपरा वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आकर बच्चों का बर्थडे करें, इसी बहाने जो यहाँ पर श्रामणी रहते हैं उनको भोजन दान करें। तो ये जगह उसके लिए भी उपयोग में आती है, लोग अपने कार्यक्रम यहाँ पर कर लेते हैं। और हमारे यहाँ ये जो बर्तन धुलने की परंपरा है वो शुरू से रही है कि जो भी खाना अपना खाएगा वो अपने बर्तन खुद से धुलेगा, क्योंकि बुद्ध विहारों में कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं। सर मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, अशोक के जो वृक्ष हैं वो आपने पूरे जो परिसर है उसके चारों तरफ लगा रखे हैं। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, ये जो अशोक के जो वृक्ष हैं, क्या रीजन क्या है जो सबको आपने लगा रखा है, इनसे सबको एक लाइन से लगा रखे हैं? हाँ देखिए, अभी तो बहुत सारी इधर तमाम विकास हो गया है तमाम चीज़ों का, लेकिन ये बिल्कुल खुले में था और हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाया था कि अशोक की पेड़ से पूरी एक दीवार खड़ी कर दें। और गर्मी में कभी आप मई जून में यहाँ पर आएँ, जैसे ही इस कैंपस के अंदर आएंगे आपको पता लगेगा कि यहाँ का तापमान अंतर है, क्योंकि बाहर से धूल भरी आंधी अंदर नहीं आ पाती है, वो एकदम हरा सा रहता है। बहुत बढ़िया। इसीलिए अशोक के वृक्ष चारों तरफ लगाए हैं। इधर दिखाई कैमरा।
इधर आओ, पीछे आओ, पीछे हमारे पीछे आओ, आप इधर आइए सर। एक यहाँ पे जो मेडिटेशन कक्ष है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, इस क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, हमारा सौर मंडल यहाँ है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे यहाँ GS साक्य से। मुझे लगता है कि पहले हम लोग इसको जाने। ये जो हमारा सौर मंडल है, ये आकाशगंगा है। अंतरिक्ष में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। हम एक आकाशगंगा के अंदर, ये जो छोटा सा चमक रहा है, ये हमारा सौर परिवार है। यहाँ ये हमारा सूरज है और इसके तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। हम अंतरिक्ष में, हमारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। जब हमारे पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है तो हमारी क्या है, फिर भी हम कितने अहंकार से भरे हैं। इसी को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये दृश्य लगाया और साथ में ही ये कोटेशन भी लगाया। ये कोटेशन है, हम इस अनंत ब्रह्मांड की करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के अंदर एक छोटे से सौर परिवार के, अब तक 12 ग्रह ज्ञात हुआ है, में एक ग्रह पृथ्वी पर जन्मे अनेक प्राणियों में से एक प्राणी है। इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ना जाने और कितने ग्रह होंगे, हमारे जैसे कितने और उन्नत प्राणी होंगे, किंतु अब तक के ज्ञात स्रोतों में मनुष्य श्रेष्ठतम तर्कशील बुद्धिमान प्राणी माना गया है। जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन माना गया है। यह असीम संभावनाओं का स्वामी है। यदि यह अपनी विनाशक प्रवृत्तियों का चयन करे तो यह पृथ्वी के संपूर्ण प्राणी जगत ही नहीं अपितु पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता है। और यदि इसकी लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ कार्य करने लग जाती हैं तो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का जैसे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव होता है, जो आत्मा परमात्मा रहित धम्म को अनुभव के आधार पर उद्घाटित करते हैं, जिसका प्रारंभ भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी और अंत भी कल्याणकारी होता है, जो जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव रहित संपूर्ण मानव जगत के संपूर्ण मनुष्यों पर समान रूप से प्रभावी अर्थात सार्वजनीन, सार्वदेशिक और सार्वकालिक धम्म को स्वाख्यातित करते हैं। आइए हम सब अपने इस जीवन यात्रा को लोक कल्याणकारी बनाएं, जिसमें हमारी यह पृथ्वी वैश्विक के नहीं अपितु ब्रह्मांड में भी मैत्री का संवाहक बन सके। एक्चुअल में ये इसलिए यहाँ पर लगाने का मन आया, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। अभी ईश्वर है या नहीं है इस विवाद में हम नहीं पड़ते हैं, हम केवल बुद्ध की बात करते हैं। तो एकदम स्पष्ट है, आप देख लो वो है कि नहीं है। ये यूनिवर्स आप देख लो, उसके बाद आप इस सिस्टम को देख लो, आप इन बातों को समझ लो, तो आपको खुद से पता लगेगा कि बुद्ध कहते थे, बुद्ध ने जो अनात्मवाद कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, वो समझ में आने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी है कि सारे ब्रह्मांड में अगर मनुष्य सबसे ज़्यादा जो है तर्कवादी माना गया है, सबसे समझदार, जिससे कि ये मनुष्य चाहे तो जीवन इस पूरे ब्रह्मांड को अच्छा बना सकता है, पूरे विश्व को, लेकिन ना चाहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। कितने कम शब्दों में तथागत बुद्ध की बात को यहाँ पर रखा, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है जो पूरे जीवन का मीनिंग है। मैं समझता हूँ, जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने, कि इसका मीनिंग बहुत ही बड़ा मीनिंग है, समझने वाला समझ आए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर की चेतना उसको भी जगाया जाता है कि आप हो क्या, सारी चीज़ों को बताया जाता है। आप और भी चीज़ें दिखाएंगे हम यहाँ पे बुद्ध विहार में, क्योंकि जब से मैं कल से आया हूँ कुछ ना कुछ मैं डॉक्टर साहब सीख ही रहा हूँ, जो मैंने पहले चीज़ें नहीं देखी थी, समझा नहीं था, और भी चीज़ें देखेंगे। आइए।